आज हम हिंदी व्याकरण में छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। छंद के बारे में सबसे पहला प्रश्न उठता है कि छंद क्या है। तो हम सबसे पहले छंद की परिभाषा के बारे में जानेंगे। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना एवं यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर जो शब्द योजना बनाई जाती है उसे छंद कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ काव्य में वर्णों और मात्राओं की संख्या और गणना के आधार पर यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर जब शब्दों की योजना बनाई जाती है तो उसे छंद कहा जाता है। छंद का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। गद्य का नियम यदि व्याकरण है तो छंद पद की रचना मानक है। अर्थात छंद से तात्पर्य है नियमों में बंध कर रची गई रचना। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना, यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। अब ये तो हुई परिभाषा। अब हमारे लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मात्रा क्या है, वर्ण क्या है, यति गति क्या है। तो इसके अंतर्गत, इसके बारे में हम जो जानकारी है वह छंद के अंगों के अंतर्गत जानेंगे। तो अब हम देखेंगे छंद के अंग। छंद के अंग निम्नलिखित प्रकार के हैं। सबसे पहला चरण। चरण यानी पंक्ति। छंद की प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं। जैसे काव्य जो रचे जाते हैं ना, उसमें पंक्ति के आधार पर एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, इस तरह प्रत्येक छंद की सामान्यतः 4 पंक्तियां होती है। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण या पाद में अर्थात पंक्ति में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या क्रमानुसार रहती है। वर्ण और मात्रा की जो संख्या है वह क्रम के अनुसार निश्चित होती है। चरण 3 प्रकार के होते हैं। समचरण, जिस छंद के चारों चरण की मात्राएं या वर्णों का रूप समान हो वे समचरण कहलाते हैं। जिन छंदों की चारों चरण अर्थात पंक्ति, उनकी जो मात्राएं हैं या उनके जो वर्ण हैं वे समान हो तो समचरण कहलाते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। उदाहरण के लिए इंद्रव्रजा, चौपाई। अब अगला है, जैसे हमने चरण के 3 प्रकार बताए हैं। तो पहला समचरण, दूसरा अर्ध समचरण। जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पद की मात्राओं या वर्णों की संख्या की समानता हो वे अर्ध समचरण कहलाते हैं। जैसे दोहा और सोठा। दोहा और सोठा ये छंद के नाम हैं। अब अगला है विषम चरण। जिन छंदों में 4 से ज़्यादा चरण हो और उनमें कोई समानता न हो वे विषम चरण कहलाते हैं। यानी जिन चरणों की पंक्तियां समान हो तो वे समचरण और असमान हो तो वे विषम चरण कहलाते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं, जैसे कुंडलियां और छप्पय छंद। तो दूसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं? समचरण। और पहले और तीसरे को विषम चरण कहते हैं, है ना। तो ये हुआ चरण के 3 प्रकार, समचरण, अर्ध समचरण और विषम चरण। अब छंद के अंगों के अंतर्गत हम दूसरा अंग देखेंगे, वर्ण।
वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वे चिन्ह जो मुख से उच्चारण करते समय ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु अने छोटा और गुरु अने बड़ा। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, लघु या ह्रस्व। जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे लघु या ह्रस्व वर्ण कहते हैं। मात्रा के अनुसार इनका चिन्ह इस तरह होता है। तो लघु वर्ण को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे ह्रस्व कहते हैं। अब अगला है गुरु या दीर्घ। जिन्हें बोलने में लघु वर्ण से ज़्यादा समय लगता है उन्हें गुरु या दीर्घ वर्ण कहते हैं। मात्रा के अनुसार इसका चिन्ह इस तरह होता है ना, जिसे दीर्घ वर्ण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। और छंदों में जब मात्राओं के आधार पर इन वर्णों का या वर्णों और मात्राओं के आधार पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। तीसरा अंग है मात्रा। किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे इस मात्रा से दर्शाया जाता है, यानी लघु मात्रा से। और गुरु वर्ण में जो समय लगता है उसे दीर्घ मात्रा होती है, उसे इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, इसे गुरु वर्ण और ये लघु वर्ण। तो मात्रा के किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है, और इसे लघु और दीर्घ वर्ण के चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अगला अंग है यति। साधारण भाषा में इसे विराम कहते हैं। विराम माने रुकना। छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। छंद का उच्चारण करते समय कई ऐसे स्थानों पर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। उस विराम स्थल को यति कहते हैं। जहाँ पर हम रुकते हैं उसे यति कहते हैं। अगला अंग है गति। गति छंद का मुख्य अवयव है। छंद को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है, जिसे गति कहते हैं। जैसे कि छंद को पढ़ते समय हमें कहाँ पर तेजी से पढ़ना है, कहाँ लय में पढ़ना है, इस बात का जहाँ पर ध्यान रखा जाता है उसे छंद के अंगों के अंतर्गत गति कहा जाता है। अगला अंग है तुक। छंद के चरणों के अंत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, तुकांत और अतुकांत। जैसे छंद की पंक्तियों में अंतिम अक्षरों की जो समानता होती है उसे तुकबंदी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, तुकांत और अतुकांत। जैसे कि उदाहरण के लिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। जैसे अंतिम वर्ण में समानता होती है तो वहाँ पर तुकबंदी कहा जाता है। अगला अंग है वर्णिक गण। गण का अर्थ है समूह वर्णिक व्रतों में 3 अक्षरों की मात्रा को एक गण कहा जाता है। वर्णिक गणों की संख्या 8 मानी जाती है। जैसे वर्णिक गण में 3 अक्षरों की मात्रा को एक गण गिना जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो आज हमने
छंद के अंतर्गत छंद के अंगों के बारे में जाना। अब आगे देखिए, छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। वर्णिक छंद वर्ण गणना पर आधारित वर्णिक छंद कहलाते हैं, यानी जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। छंद विषम वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा में ध्यान नहीं दिया जाता है। जब वर्णिक छंदों की गणना की जाती है तो वर्णों की गणना की जाती है ना, वहाँ पर छोटी और बड़ी मात्रा की गणना नहीं की जाती है। वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और दंडक। तो वर्णिक छंद से क्या तात्पर्य है? जहाँ काव्य में वर्णों की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं, है ना। इसमें वर्णों की गणना की जाती है, लघु और गुरु मात्राओं की गणना नहीं की जाती है। दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं, यानी जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। मात्रिक छंद में जितने भी चरण होते हैं उनमें मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ प्रमुख मात्रिक छंद इस प्रकार है, जैसे चौपाई, रोला, दोहा, सोठा आदि मात्रिक छंद हैं। तो जहाँ काव्य में मात्राओं की गणना के आधार पर छंद रचे जाते हैं वहाँ पर मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें जो है लघु और गुरु क्रम के आधार पर मात्राओं की गणना की जाती है। अब प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से? चौपाई, रोला, दोहा और सोठा। अगला है मुक्तक छंद। वे छंद जो मात्राओं एवं वर्णों से पूर्णतया मुक्त होते हैं मुक्तक छंद कहलाते हैं। मुक्तक छंद में मात्राओं एवं वर्णों का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। रसखान एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचनाओं में इसका भरपूर प्रयोग किया है। तो मुक्तक छंद क्या है कि वे छंद या काव्य में वे छंद जिनकी रचना मात्राओं और वर्णों की गणना के आधार पर नहीं की जाती है, यानी जो मात्राओं और वर्णों के बंधन से बिल्कुल मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वे मुक्तक छंद कहलाते हैं। यानी ऐसी रचना जो मात्राओं और वर्णों की गणना के बंधन में रख कर नहीं रची जाती है, जो मात्राओं और वर्णों से स्वतंत्र होते हैं, उनके बंधन में नहीं रचे जाते हैं। तो ऐसा काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक छंद कहलाता है। रसखान कवि और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस मुक्तक छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तो ये हुआ छंद की परिभाषा, छंद के प्रमुख अंगों के नाम। प्रमुख अंगों के नाम के अंतर्गत हमने मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय और तुक के बारे में जाना। छंद के प्रकार: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। बहुत बहुत धन्यवाद।